बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ लिया था इलास्टिक कोलिजन, ठीक ना। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक ना। तो हमने कल बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब टकराने के पहले अगर 100 जूल है काइनेटिक एनर्जी, तो टकराने के बाद भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100 जूल। मगर इनइलास्टिक कोलिजन में टकराने के पहले की एनर्जी ज्यादा होती है और टकराने के बाद की एनर्जी कम हो जाती है। जो हमारे नॉर्मल एक्सीडेंट वगैरह होते हैं आमने सामने, वो क्या होते हैं? इनइलास्टिक। तो इसमें गाड़ी स्पीड रफ्तार में जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में ज्यादा रहती है, टकराने के बाद क्या होता है? साउंड होता है, लाइट निकलती है, तो इस सब चीजों में एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। तो कुछ अपन ब्रेक भी लगा लेंगे, वो जो भी फ्रिक्शन फॉर्म में है, हाँ वो भी ब्रेक हो गए, चली गई एनर्जी, है ना। तो मतलब कुल मिला कहने का ये कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसी सिचुएशन को हमें पढ़ना है और ये कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन, prove that the inelastic collision in one dimension always energy is लॉस्ट। lost. Drive the expression for loss of energy. हाँ, तो प्रूव करना है कि इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस्ट होती है और एनर्जी लॉस का डेरिवेशन हमको बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कौन सा कोलिजन है? इसका नाम है परफेक्टली, इसने पूरा लिखा नहीं है, बुक में मार्क कर लो बेटा। एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक। ये जो केस की बात हो रही है, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये इनइलास्टिक का एक हाईएस्ट केस है जिसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये है कि मान लो ये कोई ट्रैक्टर है और इसके पीछे कोई स्कूटर आ रही है ना। स्कूटर आ रही है या ठेला आ रहा है, जैसे ये टकराया तो ये इसमें चिपक गया। क्या हो गया? स्टिक हो गया। अब उसके साथ ये चला जा रहा है, उसके साथ ये चला जा रहा है। नहीं, क्यों नहीं होता है? मतलब स्कूटर मान लो, अब स्कूटर आकर के ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकरा गई तो अंदर ही घुस गई, है ना, अंदर ही घुस गई, ठीक है ना। या कोई जीप आ रही है, जीप आती है, अक्सर बसों का एक्सीडेंट कैसा हुआ करता है? जीप पीछे से टक्कर मारती है फिर घुस जाती है, और जीप के साथ साथ ट्रक वाला लिए जा रहा है जीप को भी, समझ गए ना। तो परफेक्टली स्टिक हो गई, स्टिक हो चिपक गई, तो इसको बोलते हैं अपन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये स्टिक करने की केस को ही परफेक्टली इनइलास्टिक बोला गया है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो वापस आ जाए। इनइलास्टिक मतलब गया तो गया, चिपक गया, समझ गए। पढ़िए, कंसीडर। Consider a body A of mass m1 and another body B of mass m2, which are moving in the same direction with velocities u1 and u2. u1 is greater than u2. Both collide and stick together and move with a common velocity v. हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे कि अपने पास मान लीजिए दो बॉडी है जिसकी वेलोसिटी u1 थी, ऐसा मान लो ये u1 थी और ये u2 थी, ठीक है। दोनों जाके टकरा गए और दोनों जाकर के टकरा करके स्टिक हो गए। अब स्टिक होने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी v से ये मूव कर रहे हैं, है ना। कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या होगी? मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। पढ़िए, Now in elastic collision, the momentum is conserved. Momentum before collision equals to momentum after collision. m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 plus m2 into v. हाँ, m1 u1 इनिशियल मोमेंटम बॉडी का, इसका m1 u2 इसका, चिपकने के बाद दोनों के मास इक्वल हो गए, सेम जुड़ गए, m1 प्लस m2, और ये एक कॉमन वेलोसिटी से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों एक ही तो हो गए, तो इससे v आ गया। क्या आ गया इससे? अब एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी बिफोर कोलिजन पहले पार्टिकल की हाफ m1 u1 स्क्वायर, बोलो यस, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसमें k2 भी लिखना पड़ेगा भाई, है ना, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। भाई इसकी एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m2 u2 स्क्वायर, दोनों दोनों थे ना। अब एनर्जी टकराने के बाद सिस्टम की एनर्जी कितनी? 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। आगे दोनों केसेस। चलिए देखिए, बुक में अंडरलाइन कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड बताऊं। करेक्शन है ना सर वो? हाँ, वो करेक्शन कर लो।
m2 u2। हाँ, हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अपने पास क्या है भाई, अपने पास हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी जो हमारी निकली है वो ये देखिए, फाइनल एनर्जी जो हमारी निकली है वो है हमारे पास हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर, ठीक है ना। ये एनर्जी निकल गई हमारे पास फाइनल। तो अब हम v की वैल्यू रख देते हैं। अभी अभी आपने v की वैल्यू निकलवाई हमसे, क्या निकलवाई, ये निकलवाई m1 प्लस m2 इंटू u2, v की वैल्यू निकाली ना। अकेले v की, हाँ हाँ, ये देखिए v की वैल्यू, देखिए यस, ये देखिए v की वैल्यू क्या निकली थी, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू v की उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी देखिए इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। एक मिनट, ओके 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 ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो K2 इज इक्वल्स टू हाफ, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, और दूसरा केस है, ये वेलोसिटी आई थी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये देखिए परफेक्टली स्टिक होने, m into v कर दिया ना, स्क्वायर स्क्वायर करना भूल गया, स्क्वायर कर दिया, ओके, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है ऐसा कुछ किया गया है कि m1 u1, अगर पहली बॉडी जो है, पहली बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब जो पहली बॉडी आ रही है ये बहुत हाई स्पीड से आ रही है, ये वाली बॉडी, फर्स्ट बॉडी जो थी इसकी स्पीड है u1 और दूसरी स्पीड क्या है u2, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, u1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन u2, तो ये केस बना हुआ है, u1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन u2। तो यहाँ पे इस केस में u1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन u2 में जो दूसरी वाली बॉडी है उसको ये भी माना गया है कि वो हल्की है, क्या है दूसरी वाली बॉडी, हल्की है ना। तो दूसरी वाली बॉडी जो है उसको हटा दीजिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। अच्छा, वो कल जैसा केस, कल जैसा, तो उसमें आपने उसको हटा दिया, तो देखिए क्या बन गया, ये बन जाएगा हाफ m1 प्लस m2 ऊपर है, अच्छा m1 u1 प्लस m2 u2, क्या बचेगा m1 u1, क्या बचेगा, कैसे सर, इसको इग्नोर कर दिया ना, हाँ हाँ, इसको इग्नोर कर दिया, हाँ, तो केवल m1 u1 बच गया, हाँ, स्क्वायर खोलोगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। हाँ, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से यदि दोनों स्क्वायर को हटा लूं तो मैं होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, आगे चल के एक m1 m2 से एक m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो क्या बन गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बाद वाली K2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस कितना m2, आ गया समझ में, हाँ सर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाली, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत। अच्छा, शायद काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले में भी इन लोगों ने यही केस लगाया है क्योंकि u1 बहुत ज्यादा है और u2 बहुत कम है, तो इसको इग्नोर मार दिया, सो दैट इज इक्वल टू कितना, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाँ सर, ठीक है ना, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला केस लगा दिया गया है। इसको हम एक नजरिए से और देख सकते हैं कि सेकंड वाली बॉडी रेस्ट में है तो भी यही रिजल्ट आएगा क्योंकि हर जगह क्या कर दिया है, u2 को जीरो ही तो कर दिया है। तो इसको एक नजरिए से और देख सकते हैं कि जो सेकंड वाली बॉडी है वो रेस्ट पे है, समझ गए ना, सेकंड वाली बॉडी जो है रेस्ट पे है। अब आप कहोगे सर ये स्पेशल केस क्यों लिया जाता है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो u2 इक्वल टू जीरो, उसमें रुकी हुई दीवार थी, तो सेकंड वाली बॉडी रुकी हुई थी, u2 इक्वल टू जीरो, और हमने पत्थर को उठा के, मिट्टी का ढेरा उठा के मारा था, तो चिपक गया था, है ना, चिपक गया था कि नहीं चिपक गया था, इसलिए सेकंड वाली बॉडी को रेस्ट पे माना गया है, समझ गए ना। तो इसका स्पेशल केस बना दिया। तो चलिए ये हो गया, K1 भी आ गया, K2 भी आ गया। K1 और K2 को डिवाइड कर दीजिए, K1 और K2 को डिवाइड कर दीजिए। K1 कितना आया था देखिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर,
और K2 इतना आया है हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। डिवाइड कर देंगे तो K1 अपॉन K2 कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1। नहीं है, लीजिए हाफ m1 u1 स्क्वायर K1, K2 हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। बोलिए यस। अरे K1 था भाई, ये K2 था ना बेटा। डिवाइड कर दो 1/2 से 1/2, m1 u1 स्क्वायर से m1 u1 स्क्वायर, जो नीचे था वो पलट करके ऊपर आ गया और m1 बच गया, ऊपर m1 स्क्वायर था, है ना। ऊपर क्या था अपने पास m1 स्क्वायर। ओके, फर्स्ट वाले में, नीचे वाले में जो आ रहा है K2 में m1 स्क्वायर आ रहा है, नीचे है m1 स्क्वायर, सॉरी बेटा ऊपर नहीं, नीचे नीचे m1 स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 ऊपर चला गया और m1 नीचे आ गया m1 प्लस m2 अपॉन m1। तो देखिए ऊपर है m1 प्लस m2 और नीचे है क्या m1। भाई जाहिर सी बात है कि ये वाली चीज बड़ी होगी और ये वाली चीज छोटी होगी, क्योंकि ये दोनों है, ये अकेला है। मतलब ये जो रेशियो आएगा K1 प्लस K2 का, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो मतलब K1 अपॉन K2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब K1 ग्रेटर देन K2। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया। मतलब इनिशियल कर दो तो K2 हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कोलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई, डेल्टा K इक्वल टू K1 माइनस K2। K1 ये थी, K2 ये थी, दोनों में से m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा m1 प्लस m2 माइनस m1, m1 से m1 कैंसिल, आंसर आ गया m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो ये मिला करके लिख दिया m1 m2 इंटू u1 का स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी का चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए। इफ A vector is equals to 2i cap plus 2j cap plus pk cap and B is equals to 2i cap plus minus j cap plus k cap are perpendicular, then find the value। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है p। मेरे को तो मिसप्रिंट लग रहा है। नहीं, कोई मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है, दे दो, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दो वेक्टर प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है, मतलब पीछे चैप्टर का आ गया, आ जान दो, क्या कर सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, उससे p आ जाएगा। डन। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, अब ये बिल्कुल सही है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसी चैप्टर में। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों का डॉट कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 9, -4 -16 और 9 into 8 72। कौन सा बॉक्स वाला रूल था? नहीं बॉक्स नहीं, ये डॉट होगा, ये तो वर्क है ना, स्केलर है ना। वो एक था ना सर, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लगेगा ना बेटा यहाँ पे। तो वो तो बॉक्स वाला तो क्रॉस में लगता है, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्टली आप क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, देखें कैसे मल्टीप्लाई किया गया है। वैसे किया था। तो देखिए जो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को रख करके डॉट कर दीजिए, बन जाएगा। हाँ सर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। A force is applied on a body in the Cartesian system. The body is displaced along the z-axis. The force is given by F vector is equals to bracket minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. पढ़ो, where I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y and z axis respectively. Find the work done by the force in displacing the body by 4 meter along z axis। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे आप? डिस्प्लेस्ड मतलब कैसा पूछ रहा है सर? भाई डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि z एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर तक हुआ है। हाँ। तो z एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप। हाँ। तो z एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर, तो वेक्टर क्या जनरेट होगा, 4k कैप। तो इसमें I कैप नहीं होगा, j कैप नहीं होगा
केवल k कैप होगा 4k कैप, मतलब इस कंपोनेंट के साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो आंसर कितना है 12 जूल। 12 जूल। क्लियर है? यस सर। बन जाएगा। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट, a force of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v. Ax 3 by 2, हाँ where a is equals to 5 meter to the power minus 1 by 2. हाँ भाई, a इक्वल टू 5 मीटर इनवर्स है ना, इनवर्स और 5 m की पावर -1/2 s की पावर -1, वो यूनिट है, उससे कोई दिक्कत नहीं। what is the work done by the net force during its displacement from x is equals to 0 to x equals to 2 meter. 2 मीटर। देखिए बेटा, तो यहाँ पर जो अपने पास वेलोसिटी जो दी गई है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में दी गई है, ax की पावर 3/2। बोलो हाँ। हाँ सर। a कंफ्यूज करने के लिए अलग से लिख दिया गया बेटा, इसको 5 है तो डाल दो 5, तो v इक्वल टू क्या 5x की पावर 3/2। बोलिए यस और नो। यस सर। a की वैल्यू 5 डाल दी। अब पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 0 है ना, तो पहला डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पहली वेलोसिटी भी कितनी होगी, x की जगह 0 डाल दो तो 0। यस सर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, यस सर। तो x की जगह डाल दो 2√2 है ना, दूसरी जगह भी 2 डाल दो x की जगह, तो v2 इक्वल टू कितना आएगा 5x यानी कि 2 की पावर कितना 3/2। बोलो हाँ, यानी 3/2 मतलब 1.5 पावर, 1.5 पावर एंड हाफ पावर, तो क्या लिखते हैं इसको 2√2। बोलो यस। यस सर। 5 2 जा 10, 2√2 लिखते हैं। हाँ 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 ना। हाँ हाँ। 2 की पावर 3/2 क्या होता है 2√2 हो सकता है, ठीक है। √2 की वैल्यू 3/2 होती है। नहीं बेटा, देखो 2√2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2√2 आ गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 10√2। 10√2 आ गया इतना। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कराई थी। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड K2 माइनस कितना K1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ गए ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 K1, तो भैया पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब बाद वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और पहले वाली क्या है कम है। तो K2 हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। बेटा हाफ m कॉमन ले ले, अंदर क्या बच गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाँ है ना। हाँ सर। हाफ की वैल्यू हाफ, हाँ सर। m की वैल्यू 0.5, v2 की वैल्यू 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर कर दोगे तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 10√2 को, 10 का आएगा 100 और √2 का आएगा 2, तो 100 इंटू 2 कितना 200, तो 1/2 इंटू 200 हो जाएगा और माइनस 0, वेलोसिटी पहली वाली कितनी है 0, तो 1/2 मास कितना है 0.5, 0.5 को मैं लिख दूं 5/10 है ना, इंटू कितना 200। बोले यस। चलिए 5 से कितने बार गया बेटा 4 बार, 2 बार, 5 से कितने बार 2 बार, और 2 2 जा कितना 4, 4 50 जा कितना हुआ, तो आंसर कितना आ गया 50 जूल। कितना आएगा 50 जूल, तो ये देख लीजिए आंसर आ गया 50 जूल। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द बॉब the bob of a perpendicular is released pendulum is released from a horizontal position if the length of pendulum is 1.5 meter. What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point? Given that it's dissipated 5% of the initial energy against the air resistance। ठीक है, कह रहा है एक पेंडुलम है आपके पास, ये पेंडुलम ऐसा लटका हुआ था, ये आया था सर, आया था, ये पेंडुलम ऐसा लटका हुआ था, ऐसा होता है नॉर्मल सिचुएशन में। अगर पेंडुलम नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0, क्योंकि इसकी न्यूट्रल पोजीशन है। अब इस पेंडुलम को उठा करके इतना ले गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल में ले गया। तो ये जमीन से कितनी हाइट पे हो गया बंधु, h हाइट पे हो गया कि नहीं हुआ, जमीन से कितनी हाइट पे हो गया h हाइट पे। अब बेटा यहाँ पे जाके एक्सट्रीम पोजीशन है तो रुका हुआ है ना, यहाँ पे इधर भी 0, यहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे काइनेटिक 0 होगी, यहाँ पे काइनेटिक क्या होगी 0, बट जमीन की तुलना में हाइट पे तो है,
पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ होगी। होगी। कितनी होगी पोटेंशियल? mgh। कितनी होगी? mgh। होती है ना पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऊपर जो रहे सर वो पोटेंशियल। बेटा मैं फिर कंफ्यूज हो रहा था। पोजीशन इसकी ग्राउंड में, ये ग्राउंड है इसका, हाँ। इसके रेफरेंस में कुछ हाइट पे है, हम्म। तो अगर आप रेफरेंस से थोड़ा ऊपर जाते हो तो आपके अंदर क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। एनर्जी है। काइनेटिक केवल तभी आएगी भैया जब मोशन में है, तो अभी तुम पकड़े हुए हो, पकड़े हुए तो काइनेटिक नहीं है, केवल पोटेंशियल है। कितनी? mgh। बोलो हाँ सर, समझ में आया? कोई एक दिक्कत? बार आप सर हमें डेफिनेशन बताना काइनेटिक और पोटेंशियल। The energy retained by the body by virtue of its motion is called kinetic energy, and the energy retained by the possessed by the body because of its position इन हाइट। और configuration अब तुम हाइट बोल दिए हमेशा के लिए। अब एक बात बताओ, स्प्रिंग के केस में क्या हाइट होती है? मान लो स्प्रिंग ऐसे रखी हुई, तुमने स्प्रिंग को दबा दिया है, नहीं होती। तो हमेशा हाइट मत समझो ना, हाइट के साथ भी और भी चीजें हैं। हाँ, बट ग्रेविटेशन के जोन में बात करोगे तो केवल हाइट है। अभी जैसे ये ग्रेविटी में काम हो रहा है तो इसमें केवल क्या यूज आएगी? हाइट। समझ में आया? नहीं है? हाँ, तो भैया अपने पास देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास पेंडुलम था। बोलो यस। पेंडुलम को आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर ले गए। हाँ सर। पेंडुलम की डोरी कितनी है? 1.5 मीटर। बोलो यस और नो। यस सर। तो भैया जब वही 1.5 मीटर डोरी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कितनी होगी? 1.5। मतलब इसकी इस पोजीशन पर इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है? एच निकाल लेंगे। निकाल के लोगे, गिवन है। कितना है? ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा? 1.5। इस लेवल से ये 1.5 पे ही तो उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ? हाँ है ना? तो यहाँ से इसकी आ जाएगी mgh। क्या आ गई? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब ऑफ मास a एट पॉइंट a, मास m की a पर, mgh। m पता है नहीं है, g पता है, h पता है। आ गया आंसर कितना? 14.7 m। 14.7 m है। m जूल। क्या आएगी? जूल। m बेटा अननोन है ना, m रख दिया। अब इनका कहना है जब ये यहां से यहां गिरता है, जब ये यहां से, तो इतने गिरने में ये जो है अपना पार्टिकल अपनी एनर्जी का कितने परसेंट भैया? 5% खो देता है। अपनी एनर्जी का कितना? 5% खो देता है। तो मतलब अपने पास यहां पर अगर एनर्जी 100% यू थी, 100% यू थी, यू मतलब टोटल एनर्जी। अब यहां से गिरा तो यू कम होना शुरू होगी। हाँ सर। बोलो। अब यहां पर गिरेगा, यू कम होना शुरू होगी, तो यहां पर जो एनर्जी आ करके मतलब 5% एनर्जी इसने लॉस कर दी। 5% एनर्जी इसने क्या कर दी? लॉस कर दी टोटल एनर्जी का। तो यहां पर आ करके कितने परसेंट एनर्जी बची? 95%। बोलिए यस। बट यहां पर आ करके बॉडी स्पीड पकड़ लेगी, तो यहां पे पोटेंशियल थी टनाटन, काइनेटिक थी 0। यहां पर आ करके पोटेंशियल हो जाएगी 0 और काइनेटिक हो जाएगी मैक्सिमम। काइनेटिक कितनी हो जाएगी? तो यहां पर आ करके जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो जो इसके पास 100% एनर्जी थी, यहाँ पे 5% लॉस हो गई, तो कितनी बची? 95%। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू 95% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। समझ में आया? तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 95% मतलब 95 अपॉन 100 किसका? ए की एनर्जी का। ए की एनर्जी कितनी थी? 14.7 m। 95% ऑफ 14.7 m। बोले यस। मास से मास v स्क्वायर को रोक लो, 2 पलटी मार के ऊपर गया, 0.95 कर देंगे इसको 95% को। बोले यस। इंटू 14.7 ये वाला आया समझ में? सॉल्व करने पर कितना आ गया? 27.9 v स्क्वायर आया। तो v इक्वल टू अंडर रूट 27.9, इतना ही छोड़ के आ जाना। डन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube cubic in 15 meter in 15 minutes.
If the tank is 40 meter above the ground and its efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन। फिजिक्स का रियल एप्लीकेशन सिखा रहा है क्वेश्चन कि फिजिक्स लगती कहाँ पे अपनी जिंदगी में। ये देख लीजिए, ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर। तो ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम है वो कितना है 30 मीटर क्यूब। समझ गए, 30 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम, मतलब इसके अंदर 30 मीटर क्यूबिक पानी आ सकता है। ठीक है, तो भैया 30 मीटर क्यूबिक बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। 30 मीटर क्यूबिक समझ गए ना। मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर क्यूबिक जो होता है वो होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर, समझ गए ना। हाँ तो 30 मीटर क्यूबिक लगा लो, 30 इंटू 1000, 30,000 लीटर की टंकी है ये। तो एक पंप है वो अगर 15 मिनट चल जाए, ये पंप लगा हुआ है 30,000 लीटर पानी। तो ये जो पंप है अगर वो 15 मीटर चल जाए तो ये जमीन से नीचे कनेक्ट होगा यहाँ पे बोर से। ठीक है ना। तो 15 मिनट में ये 30 मीटर क्यूबिक पानी भर देता है। 15 मिनट में कितना भर देता है बंधु? 30 मीटर क्यूब। बोलिए। तो भैया 1 मिनट में कितना भर देगा? 30/15, 30/15 सॉरी, यानी 2 मीटर क्यूबिक। बोलिए 2 मीटर क्यूबिक पानी भर देगा। समझ गए ना। 2 मीटर क्यूबिक पानी भर देगा। तो 15 मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट में अगर ये 30 मीटर क्यूबिक पानी भर रहा है तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 15 मिनट में कितने होंगे? 15 इंटू 60 यानी कि 900 सेकंड। बोलो यस। तो 900 सेकंड में 30 मीटर क्यूबिक पानी भर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना पानी उलट देगा? 30/900। बोलो यस। समझ गया ना। 3 से कितने बार? 3 बार। 30 से 30 बार। हाँ ठीक है, यानी 1/30। 1/30 समझ गए ना। तो 1/30 मीटर क्यूबिक पानी 1 सेकंड। 10 to the power 1 देखते हैं। हाँ ठीक है, नहीं 1/3 इंटू 10 की पावर 1, नीचे 3 है ना। इतना पानी ये भर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलिए, तो देखिए गिवन वॉल्यूम ऑफ द वाटर दिया गया इतना, तो टोटल टाइम लगा इसको कितना? 900 सेकंड। कितना लगा? 900 सेकंड। अब देखिए हाइट कितनी है यार उसकी? 40। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, हाइट कितनी है बेटा? 40 मीटर। ठीक है। एफिशिएंसी, if the tank of the height is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%। अब efficiency का फॉर्मूला मैंने आपको अब तक बताया नहीं, तो लिखो कॉपी में efficiency नीटा से शो करते हैं। efficiency, हाँ, efficiency equal to P output upon P input। P output upon P input। output upon P input। यस समझ गए। अब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है बेटा? नीटा इक्वल टू 30%। 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.3। हाँ सर। मतलब इस चीज को भी गांठ बांध के रख लो कि भैया P आउटपुट अपॉन P इनपुट इक्वल टू 0.3। हाँ। मतलब आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर का टाइम्स 0.3 है। 100 में लिखता हूं, यानी P आउटपुट इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई क्या? P इन। ये ऊपर चला गया, आया? हाँ क्लियर हो गया। मतलब जो P इनपुट होगा वो होगा P आउट अपॉन 0.3। आया समझ कि नहीं? हाँ। जो P इनपुट होगा वो P आउटपुट अपॉन, अलग तरीके से करा रहे सर। नहीं वही आएगा बाद में वही सब आएगा, है ना। जुगाड़ लगा रहा है ये, है ना। तो P आउटपुट अपॉन P इनपुट इक्वल टू 0.3। समझ में आया? हाँ। एफिशिएंसी, हाँ सर। तो P इनपुट ऊपर गिवन है ना 30%। ये देखो ना, ठीक है सर। तो उसको रख दिया मैंने। हाँ। यानी P इनपुट निकालना अपन को यही तो निकालना, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप।
इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है, समझ गए? हाँ। तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी, आउटपुट पावर जो निकलेगी उसका कितना 0.3। अब आउटपुट पावर निकाल लो बस। तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। बोलो हाँ। वर्क डन कितना होगा भैया, पानी ऊपर फेंक रहा मतलब mgh, अपॉन टाइम कितना दिया है 15 मिनट। बोलो हाँ। अब पूरी जुगाड़ से mgh के पीछे लग जाओ। मास पता नहीं है मगर पानी की डेंसिटी सबको पता होती, पानी की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूबिक। मतलब लिख लो पानी की डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, समझ गए? तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक पानी की डेंसिटी होती है। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ सर। पढ़े? हाँ। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो भैया जो पानी का मास आता है 3 × 10⁻²। हाँ सर। अब पंप ने कितना काम किया, mgh पानी को फेंका है ना। हाँ सर। पानी का मास, हाँ सर। g की वैल्यू, यस सर। हाइट कितनी 40। चलो भैया आ गया समझ में। हाँ। इतना आ गया। अब देखिए अब आउटपुट पावर चाहिए, आउटपुट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो कितना वर्क किया 11.167 × 10⁻7 और टाइम कितना लिया 900 सेकेंड। 15 मिनट मतलब 900 सेकेंड। यस सर। तो कितना आ गया अपने पास 101307। समझ गए? अब एफिशिएंसी इक्वल्स टू होती है एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है पी आउट अपॉन पी इनपुट, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। समझ में आया? एफिशिएंसी इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो पी इनपुट जो ही मैं ऊपर बता रहा था इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी, पी आउटपुट अपॉन कितना एफिशिएंसी। चलो भैया तो ये बताइए कि पी आउटपुट आपने कितना निकाला 10370 13070। बोलो यस 10370 वॉट, हाँ या ना? यस सर। और ये अपने पास ये क्या है, एफिशिएंसी कितनी है 0.3। क्लियर हुआ? यस सर। सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा है 43.56 किलो वॉट। समझ गए? कोई दिक्कत? मतलब क्या हो रहा है ना, इसका इनपुट कंज्यूम की थी इसने इतना 43.6 किलोवाट। जो पंप था ये मान लो पंप है, समझ गए ना? इसकी जो इनपुट पावर थी जिस रेट से ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा था वो कितनी थी 43.6 किलोवाट। 43.6 किलोवाट। फीलिंग ला रहा हूं, देखो किलो को तोड़ दो तो क्या बन जाएगा 43,600 वाट। 43,600 वाट यानी जूल पर सेकेंड, मतलब 43,600 जूल पर सेकेंड। आया समझ में? नहीं आया? क्या दिक्कत है भाई, किलो वाट को वाट में बदल दिया। सर ये आउटपुट से आप फिर से एफिशिएंसी, यहां तक तो आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके बाद मैं थोड़ी फीलिंग ला रहा हूँ। ये क्या निकली, अपनी इनपुट पावर निकली है। क्या निकली है? एक बार आप फिर से बता दो सर वो इधर से। एफिशिएंसी इक्वल्स टू, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। समझ में आया? हाँ, हमें इनपुट पावर निकालनी है तो भैया इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, बस बात खत्म। तो पी इनपुट इक्वल्स टू पी आउट अपॉन कितना मीटर। तो पी आउट की वैल्यू कितनी निकल चुकी, ये 13070। मीटर कितना दिया है 0.3। बस यार वैल्यू करके इनपुट पावर निकाल दी। समझ में आया? मतलब पंप को जो इनपुट पावर मिली है वो कितनी मिली है 43,600 वाट। मतलब पंप को इनपुट पावर मिली है 43,600 वाट मिली है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और ये जो आउटपुट कर रहा है वो कितनी कर रहा है 43,567 वाट। सॉरी ये सॉरी ये गलत हो गया। कितना आउटपुट दे रहा है 13070 वाट। समझ में आया? क्लियर होगा? मतलब ऐसा समझ लीजिए कुछ कितना हो रहा है, ये इतनी सारी वोल्टेज ले रहा है, मतलब इनपुट पावर इसकी इतनी ज्यादा है और आउटपुट पावर देखो बदले में कितनी कम दे रहा है। समझ में आया? आउटपुट पावर बदले में कितनी क्या दे रहा है, कम दे रहा है। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारी भाषा में एक पंखा है
ये पंखा तुमसे चलने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट से 100 वाट की पावर मांग रहा है। यस सर। समझ गए? 100 वाट मतलब 1 सेकंड में 100 जूल खा गया, मतलब 100 जूल पर सेकंड खा गया। और जब चल करके 1 सेकंड में तुमने इसका वर्क निकाला तो इसका 1 सेकंड में वर्क आया 20 जूल। समझ गए ना? हाँ। तो इसकी पावर कितनी हुई? 20 जूल पर सेकंड। हाँ। मतलब लेता है 100 जूल का काम और दे रहा कितने का? 20 जूल। 20 जूल। तो इसकी पंखे की एफिशिएंसी कितनी हुई? 20%। समझ में आया? तो ये चीज है भैया, ये निकाला गया इस क्वेश्चन में है कि पंप कितना एफिशिएंट है, पंप कितना एफिशिएंट है। मतलब 100 रुपए भाड़ा दोगे उसको कि ले भैया 100 रुपए का काम कर, तो पंप 30 रुपए का काम करके दे रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? क्योंकि इतने खुद के लॉसेस उतने हैं उसके कि भैया वो 30 का ही काम करके देगा। तो ज्यादातर इंजन ऐसे ही 30-40 के आसपास होते हैं। समझ गए ना? 50 तक भी नहीं पहुंच पाते, इनकी एफिशिएंसी इतनी ही होती है। समझ गए कि नहीं समझ? क्लियर हो गया ना? यस, डन। सो दिस टर्म इज कॉल्ड एफिशिएंसी। इस टर्म को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी।